जय हिंद। नमस्कार साथियों, सभी भावी फौजियों का फौजी लाइफ स्टाइल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता जो आपके सिलेबस में टॉपिक लगता है उसके सभी क्वेश्चंस को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास में बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चंस की और शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख हैं, वो किस पर बने हुए मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा संस्कृति है, जिसे सिंधु घाटी को अन्य नाम हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना गया है। इसके जो अभिलेख हैं वो किस पर बने हुए हमें प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं, स्तंभों पर, शिलाओं पर, मोहरों पर, ताम्रपत्रों पर। तो सभी बच्चे एक बार जवाब देने का प्रयास करें कि जो ये अभिलेख है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में किस पर बने हुए मिले हैं। जवाब देने का प्रयास कीजिए भाई, क्या इसका आंसर रहने वाला है। प्यारे बच्चों देखिए, स्तंभ और शिलाओं पर अभिलेख हमें मौर्य सम्राट अशोक के समय मिले हैं। स्तंभ और शिलाओं पर अभिलेख किसके समय मिले हैं? सम्राट अशोक के समय। सम्राट अशोक के समय हमें स्तंभ और शिलाओं पर अभिलेख मिले हैं, लेकिन मोहरों पर अभिलेख हमें कहाँ मिले हैं? तो मोहरों पर अभिलेख हमें कहाँ मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? सी रहने वाला है। ये अभिलेख हमें मोहरों पर मिले हैं। और ये जो मोहर होती हैं वो किसकी बनी होती थी? मोहर बनाने में किसका प्रयोग हुआ है? तो मोहर बनाने में किसका प्रयोग हुआ है? मोहरों को बनाने में प्रयोग, मोहर बनाने में प्रयोग हुआ है भाई टेराकोटा और सैलखड़ी का। किसका प्रयोग हुआ है? सैलखड़ी और टेराकोटा का मोहर बनाने में प्रयोग हुआ है। सैलखड़ी और टेराकोटा, सैलखड़ी और टेराकोटा का प्रयोग इन मोहरों को बनाने में हुआ है। और यहाँ से सबसे प्रसिद्ध मोहर प्राप्त हुई है पशुपति शिव की। एक प्रसिद्ध मोहर, प्रसिद्ध मोहर किसकी प्राप्त हुई है हमें? शिव की, पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर प्राप्त हुई है हमें। पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर प्राप्त हुई है, जिसमें इन्हें योग करते हुए ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। जो ये पशुपति शिव की ये मोहर मिली है, ये किस स्थल से मिली है? यह मिली है हमें मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी स्थल था मोहनजोदड़ो, जिससे हमें क्या मिली है? पशुपति शिव की मोहर मिली है। और सर्वाधिक मोहरें भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? सर्वाधिक मोहरें भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। सर्वाधिक मोहरें क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है भाई। सर्वाधिक मोहरें भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं सर्वाधिक मोहरें। और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली है? सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं भाई? अभिलेख युक्त मोहरें हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा से। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा तो हमें जवाब देने का पूरा प्रयास करना है। एक ही क्वेश्चन में हम सारे फैक्ट क्लियर कर लेते हैं। इस जो मोहरों से बनने वाले हैं, जो प्रसिद्ध मोहर किसकी प्राप्त हुई है? पशुपति शिव की। किसकी प्राप्त हुई है भाई? पशुपति शिव की हमें प्रसिद्ध मोहर प्राप्त हुई है। और किस स्थल से हुई है? मोहनजोदड़ो से। और इन मोहरों को बनाने में किसका प्रयोग हुआ है? इन मोहरों को बनाने में सैलखड़ी और टेराकोटा का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली है और सर्वाधिक मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ये मोहरों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक सूची में क्या दिए गए हैं? सभ्यताओं के स्थल। स्थल है इधर और इधर क्या है? नदियां है। कि जो ये सभ्यता के स्थल है वो किस नदी पर मिले हैं हमें? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो।
तो लोथल सभ्यता थी वो हमें कहाँ मिली है? रावी, घग्गर, भोगवा या सिंधु, इनमें से एक नदी है जिसपे क्या मिली है? लोथल सभ्यता। तो लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल हमें कहाँ मिला है? भोगवा नदी पे। हड़प्पा रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ मिली है हमें? रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता। और कालीबंगा, कालीबंगा हमें घग्गर नदी के किनारे या सरस्वती, प्राचीन सरस्वती, घग्गर नदी का ही नाम है भाई सरस्वती, प्राचीन सरस्वती। और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोथल का भोगवा। 3 नंबर कहाँ है भाई इसमें? देखो सी में भी है और डी में भी है। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा है जो रावी नदी पर, 1 नंबर। तो वही 3 ये रहा और 1 ये रहा, तो हमारा ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन सही हो रहा है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी रहेगा भाई इसका राइट आंसर। लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थल मिले हैं। हड़प्पा है जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था भाई इस सभ्यता का, जिसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1921 में। हड़प्पा, हड़प्पा स्थल है वो 1921 में खोजा गया। किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। कौन? हड़प्पा स्थल राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज हुई। और ये कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये स्थल है। और कहाँ? रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर है हड़प्पा स्थल है जो। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा हमें कहाँ मिला है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कहाँ पर? घग्गर नदी के किनारे यह सभ्यता मिली है। किसके द्वारा खोजी गई? अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा। कब खोजा गया भाई ये स्थल? 1953 में। 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा जो कालीबंगा स्थल है वो खोजा गया है। लोथल कहाँ मिला है भाई? लोथल हमें भोगवा नदी के किनारे। कहाँ? भोगवा नदी के किनारे, जिसकी खोज कब हुई? 1955 में रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने इस स्थल को खोजा था। 1955 में रंगनाथ राव ने भोगवा नदी के किनारे, यह भोगवा नदी है जो साबरमती की सहायक नदी है। तो ये प्रमुख स्थल है जिन्हें इन इतिहासकारों ने इनकी खोज की है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल खोजा। कालीबंगा है जो अमलानंद घोष के द्वारा 1953 में। और भोगवा जो लोथल है वो हमें कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे मिला है। इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने 1955 में की थी। तो एक क्वेश्चन में हमारे ये सभी स्थलों के क्वेश्चंस कवर हो गए हैं भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई ये है टीए आर्मी स्पेशल बैच, जो वर्दी कैंपस ऐप है हमारा, उसके ऊपर टीए आर्मी का स्पेशल बैच की जो डिटेल्ड क्लासें हैं, डिटेल्ड सिलेबस की जो क्लासें हैं वो आपको वर्दी कैंपस ऐप पर मिलेंगी। आपको वर्दी कैंपस ऐप है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसमें आपको डेमो क्लासें दी हुई हैं, वो डेमो क्लासें आपको देखनी है। क्लासेज में क्या फैसिलिटी दी गई है? क्लास नोट्स पीडीएफ में है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डाउट क्लास क्लियर, जो भी क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सभी क्लियर करवाए जा रहे हैं। मैराथन होंगी, मॉडल पेपर होंगे, फिजिकल और मेडिकल्स की जो टिप्स है वो जीतू फौजी सर के द्वारा आपको दी जाएंगी। और हमारी टीम है जो एक शानदार डिटेल सिलेबस का बैच लेके आई है, जो स्पेशल किसका है?
टीए आर्मी का बैच है, ये स्पेशल टीए आर्मी का बैच है जो आपको कहाँ मिलेगा, वर्दी कैंपस ऐप पर मिलेगा। आपको वर्दी कैंपस ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना है और एक बार डेमो क्लासेस देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? या मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसे अन्य किस नाम से जानते हैं? कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला या जीवितों का टीला? मोहनजोदड़ो जो स्थल है उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा सी, इसे मृतकों का टीला भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जब इस पुरातात्विक स्थल की खोज हुई थी तो इसमें अनेक कंकाल मिले थे, एक के ऊपर एक कंकाल दबे हुए थे और उन पर मिट्टी के टीले मिले हैं, तो इसे क्या कहा गया है? मृतकों का टीला कहा गया है। मोहनजोदड़ो जो स्थल है वह सभ्यता सबसे बड़ा शहरी केंद्र था। मोहनजोदड़ो जो स्थल है सबसे बड़ा शहरी केंद्र, इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी केंद्र था मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहरी केंद्र था और इसकी खोज किसके द्वारा की गई? 1922 में। कब हुई? 1922 में। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। राखल दास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के किनारे राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई। यह इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी केंद्र है और कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है भाई। ये सिंध प्रांत के लरकाना में यह स्थल स्थित है। 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई है। सबसे बड़ा शहरी केंद्र है और इसका अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला है भाई। शानदार क्वेश्चन है ये। मोहनजोदड़ो का मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग हैं जो किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? पालतू पशु से परिचित नहीं थे, वह कौन सा पशु है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनसे परिचित नहीं थे? तो कौन कौन से पशु हैं जिनको ये पालते थे? सिंधु सभ्यता के लोग हैं जो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ता और बिल्ली को पालते थे भाई। ये लोग हैं जो इस सभ्यता के कुत्ता, बिल्ली आदि को ये पालतू पशु के रूप में पालते थे। भैंस, घोड़ा, गाय और बैल सिंधु सभ्यता के लोग हैं जो परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे। तो भाई क्या रहने वाला है इसका आंसर? राइट, घोड़ा। घोड़े से ये अपरिचित थे, घोड़े से अपरिचित थे ये लोग हैं जो घोड़े से परिचित नहीं थे, इस सभ्यता के लोग हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से? जवाब देने का प्रयास कीजिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। नर्तकी की कांस्य मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई है, किस स्थल से? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो भाई इसका आंसर रहने वाला है सी, मोहनजोदड़ो। क्या रहने वाला है? मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर रहने वाला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। और क्या मिला है? वृहत स्नानागार मिला है। यहां से वृहत स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और क्या मिला है? विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार और वृहत स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये एक विशाल स्नानागार का जलाशय था। इसमें है जो धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में जो स्नान है वो यहाँ पर किया जाता था। ये एक बड़ा जलाशय था। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और अनाज के लिए विशाल अन्नागार है जो हमें कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और नर्तकी की
कांस्य मूर्ति मिली है। लोथल से क्या मिला है? लोथल है जो इसका प्रमुख बंदरगाह था भाई, इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, इस सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। और क्या मिले हैं लोथल से? और हमें मिले हैं मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने। मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य है जो कहां से मिले हैं? हमें लोथल से मिले हैं। और ये एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। धोलावीरा से क्या मिला है? इस सभ्यता का जो धोलावीरा स्थल था उन्हें हमें क्या मिला है? खेल स्टेडियम, एक विशाल खेल स्टेडियम मिला है। क्या मिला है? विशाल खेल स्टेडियम। कहां से मिला है? तो विशाल खेल स्टेडियम हमें मिला है धोलावीरा से। विशाल खेल स्टेडियम, विशाल खेल स्टेडियम हमें धोलावीरा से मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। वृहत स्नानागार और अन्नागार मिले हैं। लोथल है जो इस सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह का केंद्र था। प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह है जो लोथल में मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो को सैन्य सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? इन जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता थी उसके ये दो प्रमुख सुनियोजित शहर थे। सिंधु सभ्यता के ये दो प्रमुख क्या थे? दो प्रमुख सुनियोजित शहर थे। दो प्रमुख सुनियोजित शहर। इनके बीच की दूरी कितनी थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी थी 640 किलोमीटर। इनमें पक्की ईंटों के और नाली व्यवस्था प्रणाली की सुदृढ़ व्यवस्था थी। स्टुअर्ट पिगट ने इन्हें इन आधार पर क्या है कि ये दो जुड़वा राजधानियां हैं। सिंधु सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को किसने बताया है? स्टुअर्ट पिगट ने। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है भाई? डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि जुड़वा राजधानी किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। अगला क्वेश्चन है भाई, सिंधु लिपि को क्या कहा गया? सिंधुकालीन जो लिपि थी उसे क्या कहा गया? देवनागरी, खरोष्टी, वृत्ताकार, बुस्ट्रोफेदन। किस प्रकार की लिपि थी सिंधु सभ्यता की लिपि? तो सिंधु सभ्यता लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कैसी लिपि थी ये? बुस्ट्रोफेदन लिपि थी। लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ये लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक लिपि थी भाई। ये कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि। और ये कैसे लिखी गई थी? दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर लिखी गई थी। ये लिपि है जो दाएं से बाईं ओर भाव चित्रात्मक लिपि थी। किस प्रकार से? यहां से शुरू हुई और फिर वापस बाईं ओर, फिर वापस दाएं से बाएं ओर, इस प्रकार ये लिपि लिखी गई थी। इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें अधिकांश चित्रों की आकृति कैसी मिली है? अक्षर कैसे मिले हैं? इसके यू आकार के जो लिखे हुए अक्षर मिले हैं वो हमें यू आकार में मिले हैं। और मछली के चित्र के जैसे जो अक्षर है वो कैसे मिले हैं? मछली चित्र के जैसे और यू आकार के अधिकांश चित्र मिले हैं। ये एक भाव चित्रात्मक लिपि है जिसे दाएं से बाईं ओर लिखा गया है। तो सिंधुकालीन लिपि को क्या कहा गया? बुस्ट्रोफेदन लिपि। तो राइट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल या समय कौन सा है? भाई अलग अलग इतिहासकारों ने इसका अलग अलग समय बताया है। तो 3500 ईसा पूर्व से 1800, 2800 से 2000 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 या कोई तिथि निश्चित नहीं है। तो इस सभ्यता का जो काल है मान्यता प्राप्त वो कौन सा है? तो जो रेडियो कार्बन 14 पद्धति थी, रेडियो कार्बन पद्धति, रेडियो कार्बन या C14 पद्धति के आधार पर इसका काल है जो निश्चित बताया गया है 2500 से
50 ईसा पूर्व है जो इसे मान्यता प्राप्त काल समय माना है। 2500 से 1750। 1750 ईसा पूर्व का जो समय है वो निश्चित समय माना है इस सभ्यता का। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? सी ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है भाई। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किसका व्यवसाय करते थे? कृषि, व्यापार, शिकार, पशुपालन। बताइए भाई एक बार, सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इजी सवाल है कि जो इस सभ्यता के लोग हैं वो किसका व्यवसाय करते थे? ये लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, व्यापार, शिकार। तो सबसे जो मोस्ट फैक्ट बन रहा है वो क्या है इसका? ये लोग हैं जो व्यापार, मुख्य व्यवसाय के रूप में क्या आएगा? व्यापार है जो ये लोग करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। व्यापार करते थे, लेकिन व्यापार किस आधार पर करते थे? व्यापार को ये वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर करते थे। जो व्यापार है वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर, वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर ये लोग है वही व्यापार करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं जो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर क्या करते थे? व्यापार किया जाता था। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे, जिसमें ये वस्तुओं का क्या करते थे? आदान प्रदान करते थे। वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का क्या किया जाता था? वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था भाई। वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर किया जाता था। मुद्रा का प्रचलन नहीं था। इस सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। व्यापार के लिए मुद्रा का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर ये लोग हैं जो व्यापार करते थे। किसान है जो अनाज और कपास के बदले में अन्य दूसरी वस्तुएं प्राप्त करते थे, और इन वस्तुओं का मापन सही हो उसके लिए ये क्या करते थे? सही मापन के लिए, सही माप के लिए क्या किया जाता था? बाट प्रणाली का, बाट प्रणाली को अपनाते थे भाई। व्यापार एकदम सही हो उसके लिए ये बाट प्रणाली और वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। इस सभ्यता के लोग हैं जो। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। हड़प्पा सभ्यता को अन्य और किस नाम से जाना गया है? जो हड़प्पा सभ्यता थी वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला प्रमुख स्थल खोजा गया था। तो इसे क्या कहा गया है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। बताइए हड़प्पा सभ्यता को अन्य और क्या नाम था? मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंधु या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा डी। हड़प्पा जो सभ्यता थी उसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हड़प्पा जो स्थल था वो सबसे पहले खोजा गया स्थल था। सबसे पहले खोजा गया प्रमुख स्थल, सबसे पहले खोजा गया प्रमुख स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा स्थल है जो सबसे पहले खोजा गया प्रमुख स्थल था, और प्राचीन संस्कृति में जो स्थल खोजा गया उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा है जो सबसे पहले खोजा गया, और इसी के आधार पर इस स्थल का नाम रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा डी। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? सबसे बड़ी सभ्यता पूछी गई है भाई। चीन, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र। तो कौन सी सभ्यता है जो सबसे बड़ी है? जवाब देने का प्रयास कीजिए। मिस्र और मेसोपोटामिया और चीन से बड़ी सभ्यता कौन सी थी? इनसे बड़ी सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। मिस्र, मेसोपोटामिया सभ्यताओं से भी बड़ी भी कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी की सभ्यता थी। क्यों थी? यह सभ्यता लगभग कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई थी?
लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह सभ्यता फैली हुई थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर यह सभ्यता फैली हुई थी। कौन सी? सिंधु घाटी की सभ्यता। और भौगोलिक विस्तार कैसा था इसका? त्रिभुजाकार आकार की थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार की, त्रिभुजाकार इसका आकार था। और ये कहाँ फैली हुई थी? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में इसका विस्तार था भाई। विस्तार कहाँ तक था इसका? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता है जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका विस्तार था। यह त्रिभुजाकार में थी और लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई थी। इस सभ्यता का जो सबसे प्रमुख उत्तरी स्थल है वो कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कहाँ है भाई? उत्तरी स्थल था मांडा, जम्मू कश्मीर में। मांडा, जम्मू कश्मीर उत्तरी स्थल। मांडा, जम्मू कश्मीर क्या है? इसका उत्तरी स्थल है। और दक्षिणी स्थल क्या था? दक्षिणी स्थल था महाराष्ट्र तक, दयमाबाद। दयमाबाद महाराष्ट्र तक था भाई इसका विस्तार। इस सभ्यता के स्थल उत्तर और दक्षिणी, उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण में दयमाबाद महाराष्ट्र तक। और पूर्व में कहाँ था इसका विस्तार? पूर्व में कहाँ तक था? आलमगीरपुर, यूपी तक। यूपी तक पूर्व में इसका विस्तार था भाई। और पश्चिम में कहाँ था इसका विस्तार? पश्चिम में इस सभ्यता स्थल का विस्तार सुक्त कांगेडोर, जो कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। बलूचिस्तान, पाकिस्तान में इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था। मांडा है जो जम्मू कश्मीर में, दयमाबाद महाराष्ट्र में और यूपी में आलमगीरपुर और सुत कांगेडोर है जो इसका सबसे पश्चिमी स्थल था। यह सभ्यता बहुत ही बड़े भूभाग क्षेत्रफल पर फैली हुई थी, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। और कैसी थी? त्रिभुजाकार आकार की थी। तो हम एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन कवर करते हुए चल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सभी इस क्लास में आपके कवर हो जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता। जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? विशाल इमारतें, नगर नियोजन व नाली व्यवस्था, विशाल आकार या जनजातीय। तो कौन सी विशेषता है इनमें से जो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है नगर नियोजन व नाली व्यवस्था। जो नगर नियोजन है इस सभ्यता का वो किस प्रकार से? ग्रिड पद्धति के आधार पर था। कैसा था? ग्रिड पद्धति के आधार पर। इस सभ्यता का नगर नियोजन ग्रिड पद्धति के आधार पर था। नगरों की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी और इनके जो मकान है जो 1 या 2 मंजिल या बहुमंजिला मकान थे, पक्की ईंटों के मकान थे। और सड़कें हैं जो क्या थी? सड़कें आपस में एक दूसरे को क्या करती थी? समकोण पर काटती थी। सड़कें हैं जो समकोण पर काटती थी आपस में। जो इनकी नगरों के जो मकान थे वो कैसे थे? उनके मुख्य दरवाजे हैं वो किसमें खुलते थे? गलियों में। मुख्य दरवाजे, सभी मकानों के मुख्य दरवाजे कहाँ खुलते थे? गलियों में खुलते थे। ये इनके मकानों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। गलियों में खुलते थे। पानी निकासी के लिए क्या थी? नालियां थी। पानी निकासी के लिए क्या थी? नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था इस सभ्यता के नगरों की थी भाई। ये शहरी नगर थे। ग्रिड पद्धति के आधार पर सड़कें एक दूसरे को आपस में समकोण पर काटती थी। नगर के बाहर का एक मुख्य मार्ग होता था जो नगर से बाहर होकर के जाता था। अंदर जो मकान थे वो आपस में गलियों में इस प्रकार से बने हुए थे भाई। इनका मुख है जो ऐसे
गलियों में खुलता था जो मुख्य दरवाजे है, फिर वापस गली होती थी इसी प्रकार से। तो इनके गेट भी हैं जो इस प्रकार से खुलते थे, और जो मेन रास्ता था वो नगर से बाहर था, और आपस में ये सड़कें हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और पानी के लिए पक्की नालियों की व्यवस्था थी। तो इसकी नगर नियोजन व नाली व्यवस्था सबसे प्रमुख व्यवस्था विशेषता है। तो राइट आंसर रहने वाला है भाई इसका बी। इस सभ्यता के जो नगर थे वो किस पद्धति पर थे? ग्रिड पद्धति पर बने हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सैंधव सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है भाई? एकमात्र स्थल कौन सा है जिसके मकानों के दरवाजे हैं वो कहां पर खुलते थे? सड़क या मुख्य मार्ग पर खुलते थे। कौन सा स्थल है वो? लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये इस सभ्यता के प्रमुख स्थल है। तो इनमें से वह कौन सा स्थल है जिसके दरवाजे हैं जो मुख्य मार्ग यानी सड़क पर खुलते थे? तो हमने अभी पढ़ा कि इस जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके जो नगर है, इनके जो मकानों के जो मुख्य दरवाजे हैं वो कहाँ खुलते थे? गलियों में खुलते थे। लेकिन इसका एक अपवाद है, लोथल। लोथल इसका क्या है? एक अपवाद है। लोथल इसका अपवाद है। लोथल में है जो गलियों में ना खुल कर के दरवाजे हैं जो कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क पर खुलते थे। कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क पर। और मुख्य सड़क पर खुलने का भी एक कारण रहा होगा इसके पीछे कि इसमें ही मुख्य सड़क पर क्यों खुलते थे। तो हमने पहले पढ़ा था लोथल है जो क्या था? एक व्यापारिक बंदरगाह था। व्यापारिक बंदरगाह था, ये प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। और यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने थे। क्या थे? मनके बनाने के कारखाने। इसलिए इन्हें व्यापार के लिए साधनों की आवाजाही रहती होगी वहां पर। तो आवागमन की सुविधा सही हो उसके लिए इन मकानों के जो दरवाजे हैं वो कहाँ बने हुए थे? सड़कों के ओर बने हुए थे। तो लोथल इसका राइट आंसर होगा भाई। राइट आंसर क्या होगा? लोथल स्थल के जो मकान है उनके दरवाजे कहाँ खुलते थे? सड़क की ओर खुलते थे, क्योंकि लोथल है जो एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। तो आवागमन की सुविधा के लिए इन मकानों के दरवाजे हैं जो सड़कों पर खुले हुए थे। बाकी अन्य स्थलों के दरवाजे कहाँ थे? गलियों में थे भाई। ये इस स्थलों की प्रमुख विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य हमें किस स्थल से मिले हैं? सैंधव सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? बनावली, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, इनमें से कौन सा स्थल है जिससे हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो भाई देखते हैं बनावली से हमें क्या मिला है। बनावली से हमें क्या मिला है? तो बनावली से हमें मिला है एक हल, मिट्टी का हल। मिट्टी का हल क्वेश्चन में आ जाए कि मिट्टी का हल हमें किस स्थल से मिला है? तो बनावली से हमें मिट्टी का हल मिला है। और लोथल अभी हमने पढ़ा था, ये क्या था? एक इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ पर एक विशाल गोदीवाड़ा मिला है भाई। गोदीवाड़ा जो इमारत थी, एक बड़ी इमारत थी, ये हमें कहाँ से मिली है? गोदीवाड़ा एक बड़ी इमारत थी जो हमें लोथल से प्राप्त हुई है। और धोलावीरा से क्या मिला है? धोलावीरा से हमें खेल स्टेडियम, एक विशाल खेल स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? धोलावीरा से विशाल खेल स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से क्या मिला है? एक सूचना पट मिला है। धोलावीरा से एक क्या मिला है? सूचना पट। सूचना पट हमें किस स्थल से मिला है? धोलावीरा से मिला है। इसमें क्या था सूचना पट में? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसके 10 बड़े अक्षर मिले हैं। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर लिखे हुए हैं। इस जो सूचना पट है इसके ऊपर इस लिपि के 10 बड़े अक्षर
10 बड़े अक्षर लिखे मिले हैं। सूचना पट तो अभी भी होता है विद्यालयों में और हर जगह पर सूचना पट लिखा होता है, किसी भी सरकारी जगह पर उस पे सूचनाएं लिखी हुई होती है। तो उस समय भी धोलावीरा स्थल से एक सूचना पट मिला है जिसमें हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर लिखे हुए मिले हैं। तो भाई सूचना पट हमें किस स्थल से प्राप्त हुआ? धोलावीरा से। और खेल स्टेडियम भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ है कालीबंगा का। यहाँ क्या मिली है? काले रंग की चूड़ियां भी मिली है और ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ये स्थल हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? घग्गर नदी के किनारे, जिसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1953 में इस स्थल की खोज की थी। यह प्राचीन सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे यह सभ्यता स्थित है। यहाँ हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है कालीबंगा से? कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमें कालीबंगा से। जुते हुए खेत के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। और अग्निकुंड के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और क्या मिला है यहाँ पर? अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग। अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है और अग्निकुंड के साक्ष्य हैं जो हमें कालीबंगा से मिले हैं। तो भाई राइट आंसर रहने वाला है इसका कालीबंगा। अग्निकुंड के साक्ष्य, जुते हुए खेत के अवशेष, काले रंग की चूड़ियां किसे कहा गया? कालीबंगा सभ्यता को कहा गया। और बनावली से क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला है। और एक सूचना पट है जो हमें कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिला है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, सैंधवकालीन मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका है? सैंधवकालीन जो मोहरें थी उस पर अंकन किसका है? स्वास्तिक का, गाय का, पीपल व वृषभ का, पशुपति शिव का? बताइए भाई, जवाब देने का प्रयास कीजिए एक बार सभी बच्चे कि जो सैंधव सभ्यता की जो मोहरें हमने अभी पढ़ा था उन पर सबसे अधिक अंकन किसका है? अधिकांश मोहरें जो किस प्रकार की थी? मोहरों का आकार जो पशुपति शिव की हमें प्रसिद्ध मोहर प्राप्त हुई है। पशुपति शिव है जो क्या है? प्रसिद्ध मोहर है। जो कहाँ मिली है हमें? मोहनजोदड़ो से मिली है। और ये मोहरें किसकी बनी हुई होती थी? सैलखड़ी और टेराकोटा की इन मोहरों को बनाने में प्रयोग हुआ है। सबसे प्रसिद्ध मोहर किसकी है? पशुपति शिव की। और मोहरों का आकार कैसा था? अधिकांश मोहरों का आकार कैसा था? वर्गाकार। कोई मोहर थी जो बेलनाकार भी मिली है लेकिन अधिकांश मोहरें किस प्रकार की थी? वर्गाकार आकार की थी। और इन पर सर्वाधिक अंकन किसका मिला है? पीपल व वृषभ का। तो राइट आंसर होगा भाई हमारा सी, पीपल और वृषभ का अंकन है जो इन मोहरों पर सर्वाधिक हुआ है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युगीन, पुरापाषाण, नवपाषाण या लौह युगीन सभ्यता? किस प्रकार की सभ्यता थी? और क्वेश्चन में आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता या सैंधवकालीन सभ्यता नगरीय थी या ग्रामीण थी? तो ये सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी। कैसी सभ्यता थी भाई? ये नगरीय सभ्यता थी। और क्या थी? लौह युगीन थी क्या ये सभ्यता? नहीं, लोहे से ये क्या थे? अपरिचित थे। लोहे से यहाँ के लोग हैं जो क्या थे? अपरिचित थे। लोहे का प्रयोग नहीं होता था। तो कैसी थी ये सभ्यता? कांस्य युगीन। पाषाण का प्रयोग पहले हो गया था, पाषाण के बाद में क्या किसका प्रयोग किया था इस सभ्यता के लोगों ने? कांसे का प्रयोग किया था। तो कैसी सभ्यता थी ये? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसे को किसके लिए बनाया, किस प्रकार से बनाते थे ये लोग? तांबा और टिन को मिला करके।
तांबा और टिन को मिलाकर के क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे। क्या बनाते थे? कांसा। तांबा और टिन को बनाकर इस सभ्यता के लोग कांसा बनाते थे, और कांसा बनाने में ये कांसे में किसका प्रयोग करते थे? ये बर्तन बनाने और औजार बनाने में ये कांसे का प्रयोग करते थे। कांसे का प्रयोग किसमें करते थे? औजार और बर्तन बनाने में। औजार व बर्तन बनाने में किसका प्रयोग करते थे? ये कांसे का प्रयोग करते थे। इसलिए ये सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो राइट आंसर होगा भाई इसका ए, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन और नगरीय सभ्यता थी। तो ये भाई आपके क्वेश्चन थे सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता हमने लगभग इन क्वेश्चनों के आधार पर पूरी कवर कर ली है। अगर जो कोई क्वेश्चन रह गया है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इसी प्रकार से आपकी क्लासें कंटिन्यू हम लेके आने वाले हैं। और अगर आपको इसकी डिटेल क्लास चाहिए तो आप वर्दी कैंपस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको डिटेल्ड सिलेबस मिलने वाला है, जिसमें आपको नोट्स, पीडीएफ, जो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है उनकी प्रैक्टिस लाइव करवाई जाएगी, मैराथन क्लासें होंगी। ये सब आपको वर्दी कैंपस ऐप में मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।